साथियों, अभी अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप श्रीमती कमला हैरिस को हराकर प्रेसिडेंट बने हैं और ये अपने आप में बड़ा एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड हुआ, क्योंकि सारे मीडिया हाउसेस वो कमला हैरिस की जीत जो है प्रिडिक्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कमला हैरिस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उनकी जीत होगी और वो आगे चल रही है। परंतु जो मीडिया से जुड़े हुए लोग नहीं थे वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो है जीतने वाले हैं और कमला हैरिस का कोई चांस नहीं है। परंतु इससे एक बात स्पष्ट होती है कि डिफरेंट मीडिया हाउसेस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। जबकि माना यह जाता था, यदि उसको मीडिया को चतुर्थ स्तंभ डेमोक्रेसी का माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो केवल इस कारण से क्योंकि उसकी हम अपेक्षा करते हैं कि मीडिया सही बात कहेगा, सही बात को सामने लाएगा और यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे सामने सही बात जो है या राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने सही चीजें सामने आए। परंतु इस रूप में वहां का मीडिया पूरी तरह फेल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस समय वोट काउंटिंग हो रही थी वोटों की, उस समय भी बार बार यही दिखाया जा रहा था, नेक टू नेक फाइट, नेक टू नेक, और वो मुझे दिखाई दे रहा था नेक टू नेक फाइट कहीं थी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे और वो थोड़ी सी देर में पता लग गया था कौन जीतने वाला है और कितनों से जीतने वाला है। इस सब के बावजूद मीडिया वहां पर इस ढंग का इंप्रेशन देता रहा कि नेक टू नेक फाइट हो रही है। इससे पता लगता है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। और इस रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जीत अपने आप में एक अद्भुत जीत है। उन्होंने मीडिया को फेस किया, उन्होंने जुडिशरी को फेस किया, उन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को फेस किया। मतलब क्या नहीं किया गया उनको रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको ये कि वो चुनाव में खड़े न हो, उनका इंपीचमेंट तक करने की कोशिश की गई। इस सब के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाए गए, न जाने कौन कौन से आरोप लगे, उस सब के बावजूद वो व्यक्ति लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। इतना ही नहीं, उनको जान से मारने की कोशिश की गई और जब उनको गोली लगी थी उस समय तो कमाल ही हो गया था। लोगों ने, वहां की जो पुलिस के अधिकारी थे, उनको बताया कि कोई व्यक्ति बैठा है वहां पर, दिखाई दे रहा है। उस सब के बावजूद बहुत से लोगों ने इन्फॉर्म किया, उस सब के बावजूद किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और घटना घटी, उनको गोली लगी। और उस दिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कितने बहादुर हैं, उनमें कितना धैर्य है। उनके कान से खून बह रहा था, गोली बिल्कुल कान से छूते हुए निकल गई, कई गोलियां चली थी। वो एकदम नीचे बैठे और उसके बाद जब पकड़ा गया, शांति हुई, तो वो वहां से निकले और निकलते हुए भी उनका जिस ढंग का रिएक्शन था, उनके चेहरे पर ये बिल्कुल भाव नहीं था कि उनको गोली लगी है या कुछ हुआ है। वो तब भी बड़ी मजबूती के साथ वहां से निकले और उन्होंने पब्लिक को कहा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें संघर्ष करना है। तो इस प्रकार का उस दिन जो हमने देखा, उनका कैरेक्टर, उनकी बहादुरी, उनकी दृढ़ता, उनका धैर्य, उससे न केवल हम लोग, इवन अमेरिकन भी जो है उस दिन से उनसे प्रभावित हो गए थे। और उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति अमेरिका के होंगे। उनके होने से क्या अंतर पड़ने वाला है? निश्चित रूप से बहुत अंतर पड़ने वाला है। पहली चीज,
वो अकेला नेता है जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई और वहां के हिंदुओं को समर्थन दिया और वहां की सरकार, वहां के एजेंसी उनको सावधान किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था। हमने देखा जितने क्लियर तरीके से, जितने स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बात कही और वो हिंदुओं के साथ बिना किसी झिझक के, बिना ये चिंता किए कि उनको वोटों पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उन्होंने हिंदुओं का समर्थन किया। इस ढंग का समर्थन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इवन मोदी जी ने नहीं किया था। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो उनका भाषण था और उसमें जो हिंदुओं के बारे में बात कही गई थी, वो बड़ी कमजोर शासक की भाषा थी। उन्होंने केवल चिंता प्रकट की थी कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी चिंतित हैं। इसके अलावा उन्होंने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चेतावनी नहीं दी, उनको कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तो इस रूप में उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में जो बात कही, उससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो गया। और आने वाले दिनों में उसके परिणाम ये होंगे कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है इस पर रोक लगेगी और डोनाल्ड ट्रंप इसमें हेल्प करेंगे। हालांकि मोदी जी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से जो कुछ हम अपेक्षा करते थे वो उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज, आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध वो जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन को पैसा जो दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? हम बर्बाद कर रहे हैं अपने पैसे को। ये डेमोक्रेट्स जो हैं उनका एक तरीका है। वैसे वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे परंतु अपने हथियारों का उपयोग करवाते हैं, अपने हथियारों के मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध कराते हैं। और जब जब डेमोक्रेट्स सत्ता में आए हैं तब तब कहीं ना कहीं संसार में युद्ध होते रहते हैं और उसका मुख्य कारण अमेरिका है। और जिस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस समय इस ढंग की स्थिति कहीं नहीं हुई। केवल आतंकवादी गतिविधियां सीरिया उधर चल रही थी, वहां पर उन्होंने ईरान, इराक, सीरिया उस क्षेत्र में जो है कार्रवाई की थी। अदरवाइज कहीं पर किसी युद्ध को उन्होंने समर्थन नहीं किया और कोशिश की थी कि जहां कहीं जो कुछ तनाव चल रहा है वो घटे, वो खत्म हो। इस रूप में हमें लगता है आने वाले दिनों में ये जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो खत्म होगा। वो खत्म होगा तो जो ऑयल के जो भाव बढ़ रहे हैं, सप्लाई जो टूट चुकी है और उसका जो एडवर्स इंपैक्ट इकोनॉमी पर हो रहा है, उससे जो है हमें मुक्ति मिलेगी और आर्थिक स्थिति बदलेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इस प्रकार से आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कनाडा में जो खेल चल रहा है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, जो खालिस्तानियों के नाम पर जो खेल चला रहे हैं, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर भी नकेल लगेगी। हो सकता है आने वाले चुनाव में वो आए नहीं या उससे पहले ही उनको रिजाइन करना पड़े, परंतु यदि नहीं भी होता है तो उन्हें अपना खेल बंद करना पड़ेगा और इस रूप में जो भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध खराब हो रहे हैं उसमें भी परिवर्तन आएगा। तो इस रूप में मैं समझता हूं। और जो भी ऐसे कंट्रीज हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे और दूसरे मुस्लिम, जहां हमास हो, जहां कहीं जो भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं और उनको जो समर्थन दे रहे हैं, उन देशों की खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, उन्हें परेशानी होगी। इस रूप में डोनाल्ड ट्रंप का आना हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमें लगता है जैसे उन्होंने शुरुआत की है बांग्लादेशी हिंदुओं का साथ देकर के और उस बारे में अपनी प्रखर आवाज में अपनी आवाज उठा करके उनका समर्थन करके, उस रूप में हमें लगता है आने वाला समय भारतवंशियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा। और हम अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं कि वो मजबूती के साथ इस जो स्थिति चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है विश्व में, उसको समाप्त करने में वो अपना योगदान देंगे और जो उन्होंने कहा है उसको
पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक साथियों में भेजें। साथ में पार्टी का QR कोड लगा हुआ है। जो साथी पार्टी को सहयोग करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि जिस रूप में भी आप अपना सहयोग कर सकते हैं, जितना भी सहयोग कर सकते हैं वो जरूर करें, जिससे कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ सकें, कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। परसों जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो दृश्य देखा, उसे देख करके बड़ी चिंता होने लगी है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कोई शांति स्थापित होगी। 370 को लेकर के जिस ढंग से हंगामा किया गया, जिस ढंग से बीजेपी के जो भी विधायक थे उनके साथ व्यवहार हुआ, मारपीट हुई और उन्हें बाहर निकाला गया, ये अपने आप में दिखाता है कि वो जो एलिमेंट्स, वो तत्व जो अभी इधर उधर छिपे हुए थे, शांत बैठे थे, अचानक इलेक्शन होने के बाद वो बड़े मजबूत हो गए। मेरी समझ में नहीं आया आखिर मोदी सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। हमें इलेक्शन कराने की भी क्या जरूरत थी, क्या जल्दबाजी थी। आप कोई अल्टरनेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम तैयार नहीं कर पाए और जो तैयार किया वो इस ढंग का सिस्टम तैयार किया जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ये वापस आ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आ गई। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, आतंकवादियों के साथ जिनकी साथ गांठ रही है। उमर अब्दुल्ला के जो दादा, उनको गिरफ्तार किया गया था इसी के लिए कि वो दूसरे देशों के साथ मिलकर के वहां गड़बड़ी करना चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला ने जो किया वो हम सब जानते हैं, और पंडितों के साथ, वहां के कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, लाखों जो है वो घाटी छोड़ करके भागे और उनकी मां बहनों के साथ जिस ढंग के अत्याचार हुए और जितने लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, वो सारा कत्लेआम ये इन्होंने तो करवाया था, यही तो जिम्मेदार थे। तो उन्हीं को फिर आपने वापस ला दिया वहीं पर, वो मुख्यमंत्री बन गए, उनके हाथ में सत्ता आ गई। अब उनके सामने बड़ा सीधा सा मुद्दा कहिए, हमें स्टेट होल्ड दीजिए, पूरी ताकत दीजिए, पुलिस भी हमारे कंट्रोल में हो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, फिर क्या बचा, आप क्या करेंगे। और अभी जिस ढंग से ये सारा मुद्दा खड़ा किया जा रहा है विधानसभा के माध्यम से, वो तैयार ही है आम पब्लिक में एजिटेशन चलाने के लिए, पब्लिक को साथ लेकर वो सबवर्ट करने के लिए, पूरे सिस्टम को सबवर्ट करके, लोगों को सबवर्ट करके वो उनको फिर मिलिटेंसी का एक, टेररिज्म का एक नया दौर जो है वो चालू होगा। क्या 370 धारा या 35 से हमने इसलिए हटाई थी कि दोबारा जो है उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जाए और वो फिर दोबारा जो है अपना नंगा नाच वहां पर करने लगे। समझ में नहीं आया मोदी जी के कौन सलाहकार हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, क्या ऐसा उनके ऊपर प्रेशर था। अरे था प्रेशर तो झेल लेते, परंतु बिना पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बनाए हुए, बिना अल्टरनेटिव पैदा करके आपने जो है इलेक्शन करा दी और वो सत्ता फिर उन्हीं को सौंप दी जो अपराधी हैं, जो इस पूरे जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। और फिर हम सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक रह जाएगा। मुझे तरस आता है उनके ऐसे जो एडवाइजर हैं या उनका अपना चिंतन जो भी है, शायद दूरदृष्टि नहीं है, पर इस स्थिति का जम्मू कश्मीर पुनः ये जो गलती हुई है उसकी बहुत बड़ी कीमत वहां के हिंदुओं को, वहां के लोगों को चुकानी पड़ेगी। साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिकतम साथियों में शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और राष्ट्रवाद पार्टी के साथ जो भी साथी जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है, QR कोड लगा हुआ है, जो भी पुष्पम पत्रम फलम तोयम के रूप में जो भी आप को सहयोग करना चाहते हैं, QR कोड दबाकर आप वो भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।